अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। हम ग्राफिक्स हार्डवेयर के ऊपर बात कर रहे थे। ग्राफिक्स हार्डवेयर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीपीयू। हमने वैसे तो उसका पूरा इकोसिस्टम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे जीपीयू के ऊपर डिटेल में। जीपीयू क्या है जी? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज हार्ड ऑफ मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक्स हार्डवेयर है ना, आप कह लें कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है, एक्चुअली उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है? जीपीयू। that is designed to handle thousands of small tasks simultaneously, for example rendering, जो कि बेसिकली किस काम के लिए डिजाइन किया गया है? छोटे छोटे कामों को करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टास्क साइमल्टेनियसली, यानी कि पैरेलल। यानी कि इसके अंदर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर हमेशा पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मेंशन होगा ऑप्टिमाइज्ड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपीयू के लिए। देखें, हमने बात की थी कि सीपीयू भी इस्तेमाल हो रहा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आमतौर पे सारी कैलकुलेशंस तो वही कर रहा था, इवन ग्राफिक्स के अंदर भी कैलकुलेशंस वही कर रहा था। लेकिन बाद में जब ग्राफिक कार्ड की जरूरत पेश आई, तब से जीपीयू जो है वो ग्राफिक्स कैलकुलेशंस के ऊपर काम करने लग गया। सीपीयू को इस काम से हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जब ग्राफिक्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा हायर नहीं थी, इस तरह से वीडियोस और एनिमेशंस ये चीजें आम नहीं थी, तो सीपीयू वो कैलकुलेशंस कर लेता था। आज भी सीपीयू जो है वो छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस हैं ग्राफिक्स की भी इवन वो कर लेता है। वो हम उसकी टाइप से भी अंदाजा लगाएंगे। लेकिन जीपीयू की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि सीपीयू जो है वो इस काम में स्लो हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। वो एक काम को करेगा, देन दूसरे पे जाएगा, देन तीसरे पे जाएगा, और एक ही वक्त में अगर साइमल्टेनियसली इसको पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़े तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर क्या होता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीपीयू। एक वक्त की बात हो रही है, एक मॉड्यूल के अंदर। वैसे आपका सीपीयू बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हम सीपीयू को कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते इस पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन एक्चुअली जब ग्राफिक्स की बात आती है ना, उसमें एक एग्जांपल है। लेट्स से कि एक, हमने लास्ट टाइम भी ये पिछली वीडियो पे भी बात की थी कि एक हम गेम प्ले कर रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं। उसमें एक प्लेयर जो है ना, वो एक डार्क रूम से निकल कर ना एकदम से एक ब्राइटर रूम में दाखिल होता है या बाहर निकलता है। तो जब वो आउटडोर में जाएगा ना, तो एकदम से, क्योंकि लाइट पड़ेगी, तो आपकी वो एकदम से डार्क स्क्रीन अब व्हाइट में कन्वर्ट होनी है, ब्राइटर में कन्वर्ट होनी है। तो वो एकदम से सारे पिक्सल्स, भाई लेट्स से आप 1080 यानी कि 1080 पिक्सल पे काम कर रहे हो। लेट्स से आपकी इतनी ज्यादा वहां पे इतनी रेजोल्यूशन है, जिसमें तकरीबन अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो तकरीबन 20 लाख पिक्सल बन जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब 2 मिलियन पिक्सल्स में से चले आप अगर लेट्स से कुछ कम भी कर ले, 5, 7, 10% अगर आप निकाल भी दें, तो 90% पिक्सल्स ने 2 मिलियन या 20 लाख पिक्सल्स में से एकदम से ब्राइटर कलर को पिक करना है, एकदम से ब्राइट होना है। भाई अगर देखें, अगर आप डार्क रूम से बाहर निकल रहे हो ब्राइटर में, और डार्कनेस आस्ता आस्ता से खत्म हो रही है, तो वो गेम तो इंटरेक्टिव ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि एकदम से वो ब्राइटर कलर में आपने दाखिल होना है, तो उस वक्त जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए होती है। और वो काम करने के लिए बेस्ट डिजाइन किया गया हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड एज जीपीयू, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली जीपीयू जो है वो इटसेल्फ किसके अंदर शामिल होता है? ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। आप ग्राफिक्स कार्ड की स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख भी सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं: जीपीयू, वी रैम और उसका कूलिंग सिस्टम। बाकी कुछ अदर कंपोनेंट्स भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि इस वी रैम स्टैंड्स फॉर वीडियो रैम, कूलिंग सिस्टम यानी कि कूलिंग फैंस। इसके अलावा वीआरएम, ये होता है बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है, जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए खास करके इसके अंदर लगाया जाता है। और इसके अलावा एचडीएमआई की पोर्ट्स होती हैं। जब हमने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले दिखाना होता है स्क्रीन के ऊपर, तब हम लोग एचडीएमआई पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो ग्राफिक्स कार्ड का हिस्सा होता है। लोग ग्राफिक कार्ड और जीपीयू को मिक्स कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो ग्राफिक कार्ड का एक कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज जीपीयू, बट दैट इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर। आप कह सकते हो ग्राफिक कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करें तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स हार्डवेयर, ग्राफिक्स कार्ड की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड द डेडिकेटेड ग्राफिक्स। डेडिकेटेड ग्राफिक्स को दूसरा नाम दिया जाता है डिस्क्रीट ग्राफिक्स, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब दोनों का काम क्या है? जो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक है ना, ये बेसिकली एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो आमतौर पे हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। आप कह लें कि सीपीयू की चिप जो होती है ना, उसके ऊपर ही ये इंस्टॉल होता है। अब इटसेल्फ चिप के ऊपर चिप तो इंस्टॉल नहीं होती। आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में ना सीपीयू के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता है जो ग्राफिक्स का काम कर लेता है।
ठीक है। और ये लेकिन काम कौन से करेगा, जो बिल्कुल छोटे से काम है, जैसे कि लेट से आप YouTube यूज कर रहे हो, उसमें कोई वीडियो एनिमेशन आ गई है, उसमें कोई वीडियो इस तरह की आ गई, आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, कोई 2D कार्टून्स देख रहे हो, तो या फिर आप MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, MS पेंट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर इस तरह कोई काम करते हो, उसमें ग्राफ चार्ट का काम आ जाता है, कोई शेप, कोई कर्व, कोई आर्ट, इस तरह का काम आता है, तो वहां पे इस तरह के छोटे छोटे काम को करने के लिए CPU इज इनफ, उसके लिए CPU आपका काम करेगा। और CPU के ऊपर ही क्या इंस्टॉल्ड है, ये वाला जो आपका ग्राफिक कार्ड है, समझ लीजिए ये बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड है जो CPU के ऊपर आपने प्रोग्राम कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अगर हमारा काम बढ़ जाए, जैसे एनिमेशंस की बात करें, आज की करंट एनिमेशन जिसमें मूवीज, पिक्चर्स और बहुत सारी हाई डेफिनेशन चीजें होती हैं, तो वहां पर हमें फिर एक डेडिकेटेड ग्राफिक चाहिए होता है। जैसे कि ये अगर ग्राफिक कार्ड हम अलग से लगाते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज डेडिकेटेड ग्राफिक्स, या जिसको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, राइट। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CPU GPU में सबसे पहली चीज क्या है कि जी ये इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कोर्स, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो कि एक्चुअली इसका काम परफॉर्म करते हैं, जो इसका टास्क परफॉर्म करते हैं। CPU के अंदर हमने बात की थी कि CPU के अंदर हमारे पास 2 या 4 से लेकर तकरीबन 16 तक, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर के स्टूडेंट होने के नाते याद होना चाहिए, लेकिन एक जनरल जो अमाउंट होती है वो 4 से 16 होती है हेक्साडेका कोर। तो बेसिकली ये 4 से 16 कोर जो है ना वो इनफ होते हैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन जब GPU की बात आती है तो GPU का काम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसका काम बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे कि अगर तमाम पिक्सल्स का कलर ब्राइटर करना है, एकदम से डार्क रूम से बाहर निकले तो सारे पिक्सल्स का कलर क्या होना है, बदलना है, सिर्फ कलर ही तो बदलना है। अब उसमें कोई इतनी खास कैलकुलेशंस तो नहीं है, ठीक है GPU कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, उसमें CPU की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, बट उसमें असल में होना क्या है, सिर्फ कलर ब्राइट होना है। तो वो तमाम चीजों का, तमाम पिक्सल्स का जब कलर ब्राइट करना है एक ही वक्त के अंदर, तो वहां पर CPU के वो जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं ना, मजदूरों की तरह काम करते हुए आपके तमाम वो कोर्स क्या करते हैं, उसका कलर ब्राइट करते हैं। हर एक चीज के ऊपर एक ही तरह का काम परफॉर्म हो रहा था, ये चीज याद रखेगा भी, यहां पर एक पॉइंट आएगा भी, हैंडल्स मैनी पिक्सल्स एट वंस, ठीक है जी, एक ही वक्त में बहुत सारे पिक्सल्स के ऊपर काम होता है। नंबर 2 पे इसमें था ऑप्टिमाइज्ड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि इसको खास करके डिजाइन किया गया है, एक ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर है पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, CPU जो है वो सीक्वेंशियल के लिए था। नंबर 3 पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया। नंबर 4 पे आ गया हाई मेमोरी बैंडविड्थ। इसमें देखिए जी मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी है जो ग्राफिक्स के काम को करने के लिए यूज होती है, वो क्या होता है, सारा ग्राफिक्स का डाटा आपका वीडियो रैम के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। तो इसमें जो मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं ना, याद रखिएगा, वो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने मिलियंस ऑफ पिक्सल्स के ऊपर एक वक्त में काम करना है, आपका वहां से डाटा एक्सचेंज हो रहा है पिक्सल्स के दरमियान, वो जो कम्युनिकेशन है ना कंपोनेंट्स के दरमियान, वो बहुत ज्यादा हाई कम्युनिकेशन है। एक बड़े रोड के ऊपर समझ लीजिए बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, बैंडविड्थ किसको कहते हैं, डाटा रेट को कहते हैं ना, कि जब बहुत सारा डाटा किसी एक जगह से एक सेकंड में गुजरता है, एक वक्त में गुजरता है, एक मोमेंट में गुजरता है, एक यूनिट टाइम में गुजरता है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो उसकी हाई बैंडविड्थ रखी जाती है। क्यों? ताकि आपका काम स्लो ना हो, अगर स्लो हो गया तो फिर तो वो CPU ठीक था, उसके लिए हम फिर GPU को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 5 पर आप आ जाएं, डेडिकेटेड टेक्सचर एंड रास्टर हार्डवेयर। इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो डेडिकेटेड टेक्सचर और डेडिकेटेड रास्टर हार्डवेयर होते हैं। रास्टराइजेशन का काम करने के लिए हार्डवेयर यूनिट्स लगाए जाते हैं जो टेक्सचर का काम करेंगे। यानी कि हम लोगों ने जब 3 मॉडल पढ़े थे ना, 3 मॉड्यूल्स पढ़े थे, 3 कोर प्रोसेस पढ़े थे, इसमें सबसे पहले मॉडलिंग था, देन रेंडरिंग, देन एनिमेशन। तो उसमें जो रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट था, ये उसके समझ लीजिए कि कुछ सब यूनिट्स हैं, जिसमें एक है टेक्सचर। टेक्सचर का काम क्या होता है कि एक 3D मॉडल को ना आपने एक सॉलिड कलर देना है, एक सॉलिड समझ लीजिए कि पूरा पहनावा उसने उसको पहनाना है, उसको टेक्सचर कहते हैं। एक स्किन कलर देना है, लेट्स से कि पीछे एक मॉडल था सिर्फ डॉटेड लाइंस में। रास्टराइजेशन का काम होता है कि 3D ऑब्जेक्ट्स को पिक्सल्स में कन्वर्ट करना, छोटी छोटी ट्रायंगल्स के अंदर, पिक्सल्स के अंदर, डॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना। और टेक्सचर का काम होता है उसके ऊपर एक स्किन पहना देना, ठीक है जी। एंड देन रास्टराइजेशन में हम एक नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं परफॉर्म, जिसमें आता है रेंडरिंग। और रेंडरिंग, फाइनली रेंडरिंग क्या करती है, रेंडरिंग में हम एक पिक्चर को 2D में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा सके। आप 3D ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करके नहीं दिखा सकते, इसलिए हम उसको रेंडर करते हैं। ये सारा काम करने के लिए ये बेसिकली GPU को डिजाइन किया गया है। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिस रूल के ऊपर ये काम करता है वो होता है सिम्ड, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। याद रखिएगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन में इसने बहुत सारे काम को कर देना, यानी कि बहुत सारे एक तरह के कामों को परफॉर्म कर देगा। आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेना कि एक स्पीकर है, लेट्स से वो ऑडियंस में हर एक मेंबर के पास जाकर कोई अनाउंसमेंट करता है, उनके कान में कोई बात करता है या गॉसिप्स करते हुए, जैसे भी करके वो एक अपना पैगाम उन तक पहुंचाता है।
इसमें आप देख लें कि अगर लेट से 10,000 का ऑडियंस, 10,000 की ऑडियंस वहां पर एक हॉल के अंदर मौजूद है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्पीकर है जो सिर्फ क्या करता है, एक माइक यूज करता है, स्पीकर यूज करता है और एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो अपनी अनाउंसमेंट कर देता है। तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा सबके लिए काम कर दिया। तो इसमें बेसिकली ये वाली टेक्निक जब हम इस्तेमाल करते हैं जो कि इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और भी ज्यादा एफिशिएंट और भी ज्यादा फास्टर बनाती है। नेक्स्ट, जीपीयू के अगर हम अंदर इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें से हम लोग ये तो बात कर चुके हैं ना कि टेक्सचर एंड रास्टराइजेशन के यूनिट्स होते हैं जो ये वाला काम परफॉर्म करते हैं। फिर इसके अंदर कोर्स होते हैं, उनका प्रॉपर जो नाम होता है वो क्यूडा कोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं CUDA, स्टैंड्स फॉर कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये बेसिकली उन कोर्स का नाम है जो कोर्स क्या करते हैं, आपका कोई भी काम करेंगे, जो पिक्सल के ऊपर काम करेंगे, जो किसी भी कैलकुलेशन के ऊपर काम करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दी जाएगी मेमोरी की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो काम करेंगे। और इन तमाम कोर्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेसर, एक मैनेजर इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स। ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा हार्डवेयर है जो बेसिकली क्या करता है, उन तमाम कोर्स को असल में समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम है जो कि आपके उन तमाम कोर्स को कंट्रोल कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको मैनेज कर रहा है। जैसे कंट्रोल यूनिट ALU को यूज करता है ना और कंट्रोल करता है CPU के अंदर, GPU के अंदर समझ लीजिए कि स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर जो होता है ना वो उन तमाम छोटे छोटे कोर्स को कंट्रोल करके इंस्ट्रक्शन देकर तो काम करवा रहा होता है। नेक्स्ट, नंबर 4 पे आपका रेंडर आउटपुट यूनिट होता है जिसको हम आमतौर पे ROU लिखते हैं। अब ये जो ROUs होते हैं ना, ये जो आपकी फाइनल टेक्सचर रेस्टराइजेशन के बाद जब रेंडर्ड इमेज मिलनी है ना उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने का काम करता है, जिसका उस यूनिट का नाम क्या होता है, रेंडर आउटपुट यूनिट। एंड द लास्ट वन इज मेमोरी कंट्रोलर। अब मेमोरी कंट्रोलर क्या करेगा, आपकी उस VRAM से GPU की कम्युनिकेशन करवाएगा, किसके साथ, VRAM के साथ। और हम लोगों का अभी तक जितना भी काम हुआ हमने GPU के जरिए से जो भी काम करवा लिया सारा, अब वो सारी चीजें हम मेमोरी तक पहुंचाएंगे, मेमोरी लोड करके उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। इट मींस दैट कि हम GPU से और VRAM के जरिए से VRAM के दरमियान में जो कम्युनिकेशन करवाते हैं ना वो कौन करवाता है, आपका मेमोरी कंट्रोलर। समझ लीजिए कि एक ट्रैफिक वार्डन है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहा है, सिग्नल्स का, डाटा का जो एक्सचेंज है ना वो बेसिकली ये वाला यूनिट करवाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोलर। एंड देन हमारा कोई भी जो पैगाम है वो जाएगा VRAM पे और हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो कवर करेंगे VRAM के ऊपर। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।